अनम्यूट कर लें। तो मेरी आवाज आदरणीय व्यास जी तक। जी स्वागत है। जी सर, आवाज आ गई सर? आ गई आपकी आपकी प्रणाम प्रणाम। आवाज आपकी आवाज पूरा विश्व में पहुंचती है। जी जी, प्रणाम स्वागत सर। है। मैं अशोक व्यास मुंबई से। मैं पिछले करीब 30 वर्षों से ये कार्य में लगा हुआ हूँ और इसमें कुछ वर्ष पश्चात मैंने अपने कुछ किसानों को भी भारत के अलग अलग प्रांतों से जोड़ा है। जैसे मैंने हिमालय में भी काम किया है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में भी मैंने काम किया है। उधर सेब के बगीचे हैं, उनको पर भी मैंने काम किया है। उनको जो परेशानी आ रही थी, उत्पादन नहीं आ रहा था और मिट्टी की जो व्यवस्था बिगड़ गई थी, वह भी मैं धीरे धीरे सुचारू रूप से ठीक से लेके आया हूँ। मेरे गुजरात में भी काम चलते हैं। गुजरात में मिट्टी, जूनागढ़, राजकोट, वहाँ की मिट्टी भी अपने यहाँ की तरह ही चिकनी और काली हो गई थी और रासायनिक खादों की वजह से उसकी उर्वरकता एकदम खत्म हो गई थी। और मैं अपने गुजरात के भाइयों से जुड़ा और उन्हें बताया, मार्गदर्शन किया और मेरे साथ में उन्होंने मेरे मार्गदर्शन के हिसाब से उन्होंने कार्य शुरू किया और आज वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, उत्पादन भी अच्छा ले रहे हैं। उनको जो समस्याएं आ रही थी कि कीट जमीन से, जब हमारे यहाँ पर जमीन में बहुत सारे कीट होते हैं, उसकी वजह से जमीन से जो कीट लार्वा वगैरह धीरे धीरे पौधे के अंदर प्रवेश करते हैं। जो हम कच्चा गोबर देते हैं वो भी पूरा जमीन में होता है और उससे भी वायरस वगैरह होता है। तो मैं श्री अमित अमित जी से आग्रह करूंगा कि वह अपना जो भी अनुभव रहा, मुझसे कब मिले, कैसे मिले। श्री अमित जी, श्री अमित जी, अमित जी, जी नमस्कार। अमित जी का परिचय दूं। अमित जी है, इनका जूनागढ़ के अंदर बहुत बड़ा खेती है और ये मिर्ची की खेती ज़्यादातर करते हैं और उसी एरिया में सब्जी की खेती भी करते हैं और ये अपना जो मटेरियल है सूरत ला के बेचते हैं। जी अमित जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप मेरे विषय के अनुभव आप सदन को कृपया बताएं। धन्यवाद। सब किसान मित्रों को हमारा नमस्कार। जी अशोक जी नमस्कार आपको भी। प्रणाम सर, प्रणाम। अभी फसल के अंदर हम अशोक जी के साथ मिले हैं, 3.5-4 साल से मिले हुए हैं। तो अभी वेजिटेबल की खेती है हमारे पास। तो उसके अंदर उसकी जो प्रोडक्ट उसकी सलाह के हिसाब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर जो हमने किया था तब थोड़ा प्रोडक्शन कम आया था ऑर्गेनिक की वजह से, और अभी जो हमारा प्रोडक्शन पहले आता था उससे 15-20% ज्यादा आ रहा है। जब हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे थे, अभी हमने छोड़ दिया है वो। अभी मिर्च की खेती है, वेजिटेबल्स में भिंडी है, अलग अलग प्रकार से हम अलग अलग साल में कर रहे हैं। लेकिन अभी जो अशोक जी के सलाह के हिसाब से हम काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत बढ़िया है। अभी उसका जो सोयल रिन्यू करके कोई है प्रोडक्ट, वो सोयल में हमारे जो पानी के हिसाब से टीडीएस आ रहा है, और हम जो पहले इस्तेमाल कर चुके हैं रासायनिक खाद के, तो उसमें जो फिलर मटेरियल था उसको जमीन के अंदर से रिमूव कर दिया है। अभी कोई जरूरत नहीं पड़ती है कोई केमिकल खाद देने की।
हेलो अशोक जी। हेलो। हाँ जी। अभी आपके अनुभव और बताइए कि जो हमारा रिन्यूअर है ये जमीन को किस प्रकार से एकदम नरम और मुलायम बना देता है, उसके कितने प्रयोग करने पड़ते हैं? अपने ये सोइल वाली बात कर रहे हो? जी आदरणीय। हाँ, तो उसके अंदर अभी जो हमारी जो पहले मिट्टी थी वो पूरी कंप्लीट थी। अभी जो हमने ये रासायनिक खाद देके जो कठिन कर दी थी जमीन को हमने, यानी हार्ड बना दी थी, तो अभी वो पूरी के पूरी नेचुरल अवेलेबल है। ये टीडीएस रिमूव हो गया और हम कोई भी फर्टिलाइजर जो डालते थे उसके हिसाब से उसमें ये फिलर मटेरियल जो आता था उसको रिमूव कर दिया है और कंप्लीटली नेचुरली है अभी। अभी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जो हमारा 25 ग्राम एक एकड़ के लिए खाद है उसके बारे में भी बताइए। 25 एकड़ हाँ, वो 25 जो ग्राम। कार्बन वाला है वही ना? हाँ जी, कार्बन वाला है वही। वाला हाँ, जी। वो उसके अंदर हम ऊपर से भी उसका स्प्रे करते हैं और नीचे से भी देते हैं, और उसके अंदर कोई दूसरे फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं रहती है। जी जी। तो अब आपके एक साथी और जुड़ने वाले थे, वो जुड़े हैं क्या? अभी तक तो नहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। और भी आपके कोई अनुभव हुए हो मिर्ची वगैरह के अंदर या भिंडी के अंदर कितना उत्पादन हुआ है, क्या आपको बाजार मिला है, बाजार में ज्यादा उत्पादन भाव मिला है? बहुत अच्छा और क्वालिटी बहुत बढ़िया बन रही है। ये आपने जो खाद दिया हुआ है कार्बन वाला और एक लिक्विड है आपका वो, तो उसके क्वालिटी अच्छी बन रही है। और उसके अंदर जो आसपास में जो प्रोडक्शन आता है उससे भी डबल प्रोडक्शन हमारा है। और उसकी ग्रीनरी जो है मैं आपको फोटो सेंड करूंगा उसकी। आपके पास कोई हो तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं हमारे। यस, मैं उसमें क्या है, थोड़ा गांव से भी मंगवाना पड़ेगा। मैं आपको पर्सनली में भेज पाऊंगा और बाद अच्छा में आप जी, ग्रुप में डाल देना। कोई ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है जी। महोदय। और भी कोई विशेष आपके अनुभव हो जो आपके साथ अनुभव में पहले तो ये सब जो सही तरह से हमने देना स्टार्ट किया है तो कीटक अन्य का कोई प्रश्न ही थोड़ा हल हो गया है हमारा। अन्य किसान भी आपके साथ जुड़े, वो किस तरह से जुड़े उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो जो जुड़े हुए हैं तो थोड़ा हम बिजनेस रिलेटेड रिलेशन था हमारा, तो उन लोगों ने बोला कि ये खर्चा, हम एक साथ बैठे थे तो उसने बोला कि थोड़ा खर्चा ज्यादा हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है। तो बाद में मैंने बोला कि भाई साहब ये ऐसे हमारे सर है और ये ऐसे हैंडल करते हैं हमारे, मैंने आपका परिचय दिया। तो उसने बोला कि भाई आप हमें इस्तेमाल कर रहे हो तो आप में से थोड़ा बहुत दो तो हम देख ले। तो उसके बाद में उसने मंगवाना स्टार्ट कर दिया। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप ये अभी अपना जो उत्पादन है कहाँ बेच रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी बेचने के लिए जाना ही नहीं होता है हमारा। वो जो व्यापारी है वो डायरेक्ट आके ही ले खरीद लेता है। तो अभी तो बोल रखा है कि कभी भी हो जाए हमें कॉल कर देना, हम आपका जो भी प्रोडक्शन है हम ले लेंगे। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सदन, रमेश जी, मैं सदन से ये निवेदन करूंगा कि अभी एक सज्जन और शायद जुड़ सकते हैं जो अपने अनुभव बताएंगे। अवश्य उस समय तक मैं थोड़ा अपना व्यक्तित्व जारी रख सकता हूं क्या? जी जी। जी। तो मैं सदन को ये बताना चाहता था कि मेरा नर्मदापुरम में आने का हेतु क्या रहा। नर्मदापुरम, माँ नर्मदा के किनारे की जो मिट्टी है, जमीन है, वह भी बहुत सख्त हो चुकी है। बहुत ज्यादा उसमें जो जड़ों का विकास होना चाहिए, जो उत्पादन हम लोग हमारे किसान भाई जो केमिकल से ले रहे हैं, वह केमिकल धीरे धीरे खत्म करके उसको समाप्ति की ओर ले जाके जैविकता के हाईटेक में उनको ले जाया जाए। और उसमें खर्च भी
जैसा मैंने बताया कि कई मिर्ची के उत्पादक 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया ऐसा खर्च करते हैं। उस खर्च को एकदम से घटाया जा सकता है। और फसल भी, मैं मानता हूँ पहले वर्ष में थोड़ा सा फसल का 19-20 होता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 19-20 होता है। लेकिन ये हमारा जो रिन्यूएट है वह उस केमिकल के प्रभाव को एकदम से दूर करता है। मैं अमित जी से बताऊंगा, जानना चाहूंगा कि आपने उस रिन्यूएट को कितनी बार यूज किया और उससे आपको कितने दिन में प्रत्यक्ष अनुभव आया। अमित जी। सर जी, वो जो एक सीजन होती है मिर्च की, हमारे 6 महीने 7 महीने, उसमें हम 5 बार उसका इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टाइम नहीं करते हैं, लेकिन जब सोइंग होते हैं वहां से लेके हर महीने रिपीट कर देते हैं उसको। जी जी। और और दूसरा उससे उससे बेनिफिट ये है कि हमारे जमीन के अंदर जो फंगस का प्रॉब्लम होता है वो पूरा नहीं हो रहा है अभी। फंगस आती ही नहीं है फर्स्ट टाइम तो। जी जी। और कृपया, रिनोवेट का इस्तेमाल। और कृपया इसे विस्तार से बतावे जरा। जमीन के अंदर जो फंगस का प्रॉब्लम है। किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं और इसकी हाँ, उपयोगिता आपको कितने दिन में मिल जाती है। देखो पहले हमारे पास ड्रिप नहीं थी, तो हम लोग जो टपक पद्धति होती है ना, पहले हम ऐसे ही डायरेक्ट 1 बीघे के अंदर 1 लीटर दे देते थे। आपने बोला था फर्स्ट टाइम 1 लीटर, बाद में 500 ml देना है। तो हम तो अभी भी 1 लीटर ही देते हैं, 500 ml नहीं देते। आपने बोला था फर्स्ट टाइम 1 लीटर देना है 1 बीघे में, तो हमने अभी भी स्टार्ट रखा है 1 ही लीटर दे रहे हैं, हर महीने रिपीट कर देते हैं उसको। जी जी। उससे सॉइल की कंडीशन आपकी कैसी हो जाती है। 100% नेचुरली है, कोई दिक्कत नहीं है। पीएच वैल्यू भी सही रहती है, 7 से 8% आ रही है। बहुत और दूसरी बात कि उसके अंदर जो फंगस लगती है वो फंगस आती ही नहीं है। पहले तो फंगस की मेडिसिन करके ही थक जाते थे। यानी इससे आपको फंगस भी एकदम कंट्रोल में आ गई है। कंट्रोल नहीं है ही नहीं। है ही नहीं। बहुत है बहुत ही धन्यवाद। नहीं। जी जी जी। ज्यादा तो से ज्यादा हमें दिक्कत होती है उसके अंदर की, जो उसकी जड़ आगे नहीं बढ़ती है, तो हमारा प्रोडक्शन आएगा ही कैसे। अभी तो जड़ भी सही है। मतलब जड़ तंत्र पर अपना ये काम कर रहा है। हाँ, 100% कर रहा है। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सदन से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग पौधे को जड़ तंत्र से ही पकड़ना चाहिए। जब जड़ तंत्र, देखिए हमारे शारीरिक को भी विवेचन किया जाए तो हमारा पेट में कोई प्रॉब्लम होगा, पेट साफ तो सब रोग दफा, ऐसा कहा गया है। उसी तरह से सॉरी, उसी तरह से जो जड़तंत्र यदि एकदम व्यवस्थित हो गया, जड़तंत्र में कोई भी आपको दोष नहीं है, तो जड़तंत्र में पूरा ह्यूमस बन गया, पूरा आपकी जो वाइट रूट्स है पूरी डेवलप हो गई और अपना भोजन जमीन से स्वतः अच्छे प्रकार से लेने लगी और उससे इम्यूनिटी के साथ साथ भोजन की प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी ठीक से होगी। अतः यदि हम अपनी जमीन को ही सुधार दे तो अपने आप फसल का उत्पादन ज़्यादा आएगा, वह एकदम क्वालिटी वाला आएगा। यानी जब उसे सब पोषण मिलते हैं तो स्वतः ही वह अपना स्वरूप पूरा ग्रीनरी और उसका चमक वगैरह जब आप करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। मैं अमित जी से ये पूछना चाहूँगा कि इस प्रयोग के बाद में पौधे की क्षमता और जो प्रोडक्शन आता है जैसे भिंडी है, बैंगन है, उसकी चमक और उसकी गुणवत्ता कैसी होती है। एक कंप्लीटली हरी होती है, उसमें कोई पीलापन भी नहीं होता है। हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें हमारी जो क्वालिटी है 100% क्वालिटी बनती है, और जर्मिनेशन उसे 98% 99% आ रहा है। बहुत बढ़िया। यानी मतलब आप उससे संतुष्ट हैं। 100%। तो ही तो आपके साथ 4 साल से जुड़े हुए हैं, वरना तो छोड़ नहीं दिए होते साहब सर जी आपको। मैं इसी हेतु से आपको आमंत्रित किया था कि आप हमारे किसान को, जब मैं नर्मदापुर में नया जुड़ा हुआ हूँ और अभी वहाँ की जमीन की भी ऐसी ही स्थिति है, मैं कई जगह
पिछले 4-5 दिनों से वहाँ था, अभी परसों ही मुंबई आया हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ की ज़मीन भी बहुत ज़्यादा उर्वरक, केमिकल उर्वरक देने की वजह से खराब हो गई है। सर जी, ऐसे तो पूरे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है ही, लेकिन ये लोग फार्मर थोड़ा नई टेक्निक को अपनाएंगे तो सही हो जाएगा। धन्यवाद। तो और रमेश ये जी, फार्मर कुछ क्वेश्चन करेंगे या तो पूछेंगे तो ज्यादा बात होगी। उन तो लोगों को क्या दिक्कत आती है उसमें। अपना प्रश्न हो तो अब अमित ये जी से पूछ सकते हैं। मिर्च में आप बीमारियां कैसे कंट्रोल करते हैं? किसका सर? मिर्च में जो बीमारियां आती हैं उसका कैसे यस। कंट्रोल करते हैं? बीमारी आपके उधर कौन कौन सी ज्यादा आती है? एक तो वायरस का प्रॉब्लम हमारे इधर ज्यादा था, लेकिन अपनी हमारी जो फसल है, ये सांप का जो एक कार्बन आता है, लिक्विड में आता है, एक पाउडर फॉर्म में आता है। तो अभी हमारे यहाँ वायरस बहुत कम आ रहा है, बहुत ही बहुत। वेदर के हिसाब से जो आएगा वो नॉमिनल आएगा। जी। और आप ये रस चूसक कीड़े जो रस कीड़े के चूसने लिए वाले सर, रहते हैं इसमें, हमारे हाँ, जो कीड़े हैं उसके अंदर नीम ऑयल वगैरह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते सर हम। जी जी, कैसे कंट्रोल करते हैं फिर? यस सर। और ये सोलर लाइट स्ट्रिप जो आता है वो हम रख देते हैं। लाइफ हमारे से पास में ऐसे कुछ, करते हैं? शरद जी, हमारे पास में कुछ ऐसी औषधियां हैं जो नीम बेस हैं, और नीम बेस पर भी 10,000 ppm यानी 10,000 ppm बहुत ही इफेक्टिव होता है, और वह रस चूसक और दूसरे वायरस को भी खत्म कर देता है। यानी हम जमीन में ही एक ऐसा पोषक तत्व और कीटनाशक तत्व डालते हैं शुरू में ही, कि उससे अंदर का जो फंगस वगैरह पनपने का रहता ही नहीं है। जी, और कोई भाई सवाल करना चाहे तो कर सकता है। अशोक जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी ये बताइए, आप कह रहे हो कि हमारे इस प्रोडक्ट से फंगस आता ही नहीं है, तो इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या डाला जाता है जिससे फंगस कंट्रोल हो रहा है? जी भाई साहब, इसमें क्या होता है कि इसमें कई तरह के हमने अर्क वगैरह डाले हुए हैं, और इसको सूक्ष्मता की ओर लेके गए हैं। आपको केवल 400 ग्राम ही प्रति महीना डालना है। 400 ग्राम, अगर आपके पास में ड्रिप है तो ड्रिप से आपको डाल देना है, गुड़ के घोल में बना के, वो विधि हम आपको बताएंगे। और उसके बाद में हर महीने उसको डालना है, शेड्यूल के हिसाब से डालना है, तो जो अंदर कीट पनप रहे थे वो भी नहीं आते हैं, और जो जड़ों के अंदर एकदम जड़ तंत्र एकदम स्वतंत्र हो जाता है, उसमें वाइट रूट्स ज़्यादा आ जाती है। प्लस हमारा जो ये जमीन को रिन्यूएट है, जमीन को, जहाँ आप लोगों की जमीन बहुत हार्ड हो गई है, मैं आपको, रमेश जी को एक वीडियो भेजूंगा, आप उसे देख ले कि जमीन कैसे एकदम नरम हो जाती है। उसकी वजह से पूरा जो हमारा ये औषधि का होता है पूरी तरह से फैल जाता है, एवं जो आप मेड़ बनाते हैं उसके अंदर वह अपना काम करता है, और जड़ तंत्र को एकदम सुव्यवस्थित बना देता है। तथा कार्बन वहाँ जमीन में है ही नहीं। कार्बन ज्यादा होने से पौधा अपने आप स्वस्थ होकर अपने पोषण जमीन से भी लेकर पौधे को पहुंचाता है, इस वजह से कीट आते ही नहीं है। जी सर महोदय। जी ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं तो ये पूछा था भाई, ऐसा इसमें आप जो कह रहे हो हम अर्क डाल रहे हैं, किस चीज़ का अर्क डाल रहे हैं, ताकि हमें भी क्लियरिटी हो कि भाई इस चीज़ से हम कैसे मान लें कि प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। आप इसका टेस्ट करा सकते हैं। आप सर जी ये तो हमारा, बात नहीं हुई। जब आप एक कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको आपको ये थ्योरी भी पता है कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं। उस क्या डाल रहे हो हम आपको, अपना जो फार्मूला है सीक्रेट होता है, उसको हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। यदि आपको सर जी विश्वास हो। यही किसान को बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। पीछे से एक मल्टीप्लायर चला था और बोला उसको ये हुमेट है, ऑर्गेनिक है, फलाना दिखड़ा, और उसमें इतने हैवी कंटेक्ट थे जो हमारी आने अभी तो रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन आने वाली जनरेशन को खराब करने के लिए, मिट्टी को खराब करने के लिए बहुत दुष्परिणाम थे उसके। जी, आपकी मतलब बात ऐसे सच है। आप कह देते हैं, किसान मान लेता है और कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेच के अपना मुनाफा करके चली जाती हैं। मैं किसान को मानने की बात नहीं बोलूंगा, इसका आप अपने
क्षेत्र में उपयोग करके उसके पश्चात आप जी उसका मैं भी जागरूक किसान हूँ और मुझे पता है कि किसी ने जब डीएपी यूरिया लाया था अपने बाजार में, किसी ने ये सोचा था अब इसके इतने दुष्परिणाम आएंगे, उसने रिजल्ट दिखाया, किसानों ने अपना लिया, लेकिन नहीं, आप आगे भविष्य का किसे पता है। एक बार भाई साहब मेरी बात मानकर आप उपयोग कीजिए ना। आप एक एक सर क्यारी जी में मैं एक चीज मानता हूँ, जब कोई प्रोडक्ट आपने बताया उसकी क्लियरिटी, जब आपके पास क्लियरिटी है तो क्लियरिटी पेश करो और हम मान लेंगे। ऐसे आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे हम, हमारे वो हो जाएगा। वो आपकी मान्यता सर जब भाई। जो आप सच्चाई पे हो, अशोक जी सच्चाई वन पे हो तो मिनट, अपनी क्लियरिटी पूरी करो। ये सुनील जी जो बोल रहे हैं उसकी बात सही है, काफी कंपनियां आ चुकी है, हम फार्मरों को बेवकूफ बना चुकी है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये सर किस तरीके से मानना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक है और कारगर है, तो उसको दिखा दो। प्रैक्टिकली उसको चाहिए तो प्रैक्टिकली दिखा दो, देखिए लैब के रिपोर्ट से चाहिए तो लैब के रिपोर्ट से दिखा दो, ये उसको संतुष्टि जिसमें होती है वो दिखा दो। आप सही है, आप सही है, तो उसको दिखाना जरूरी है। जी, लेकिन मैं इस चीज से पूर्ण सहमत नहीं हूँ कि मैं अपना कोई फॉर्मुलेशन आपको बताऊंगा कि इसमें मैंने नहीं, पहले ही उसको बताया। फॉर्मुलेशन नहीं सर चाहिए जी, ना, उसको सर जी फॉर्मुलेशन, उसका एक मिनट क्वेश्चन एक ये मिनट है कि एक मिनट। ऑर्गेनिक है और जब कारगर है, ऐसा। आपके पास ईमानदारी है, होनेस्टली है, तो उसको क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं भाई साहब, ईमानदारी है। आप एक और क्यारी दूसरी में चीज देखिए मैं ना, आपको उसके एक बाद चीज, चलो इस बात को भी छोड़ो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें हैवी कंटेंट की मात्रा क्या है। क्या चीज बोल रहे हैं? जो आपका प्रोडक्ट है उसमें हैवी कंटेंट जो होते हैं वो क्या मात्रा, क्या रेशो है। हैवी कंटेंट कुछ है ही नहीं उसके अंदर, नॉर्मल ये कंटेंट। कैसे हो गया कि हैवी कंटेंट नहीं, आपने उसकी टेस्टिंग कराई है, आपको पता है उसमें है या नहीं है। मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि आप उसका एक बार थोड़ा सा उपयोग कर लीजिए। एंटी बात, नेगेटिव सर बात। जी मैं उपयोग को नहीं मानता, मैं मानता हूँ लैब टेस्टिंग रिसर्च को। जब आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आपने उसकी टेस्टिंग को रिपोर्ट कराई है कि इसमें क्या हैवी कंटेंट है, क्या फायदेमंद है। कंपनी फायदे वाली चीजें किसान को गिना देती, नुकसान वाली एक नहीं बताती कि हमारे देखिए, प्रोडक्ट से ये नुकसान हमारी भी जो हो सकता है। हमारी हमारी जो लैब है वो किसान है। आप भी किसान है, आप उसको एक बार उपयोग करके जाए। किसान की लैब ने तो डीएपी यूरिया का बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया था, उसका भविष्य पता था किसान को, हम्म। सुनील कि जी का ये भविष्य में कहना इतना है कि दुष्परिणाम किसान तो होगा। है, लेकिन आप अपना वो प्रमाणीकरण बताइएगा कि उनका ये है कि हम किसान तो हैं, हम प्रयोग तो आपके कहने से करेंगे, लेकिन जो लैब टेस्टिंग की बात आप कर रहे हैं उसके बारे में सदन और हमारे वैज्ञानिक भी उपस्थित हैं, जिस संवाद में सहभागी बने। जी, उसको भी बता दिया जाएगा, उसको भी बता दिया जाएगा। उसको जी भी सुनील जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। समय आने पर उसको भी बता दिया जाएगा। सर जी आज लग मैं बहुत कंपनियों से बहस कर चुका हूँ इस मुद्दे पे, एक भी कंपनी ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया। आज लग 6-6 महीने, उन्होंने 15 दिन का 20 दिन का टाइम मांगा, हमने फोन कर करके हार के उन्होंने फोन ब्लॉक कर दिया हमारे। मतलब कंपनियां किसान को इतना गुमराह कर रही हैं। और मैं सदन से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इन कंपनियों के प्रचार के लिए ऐसे लोगों को ना डालें कि जो आने वाला हमारा भविष्य मतलब इतना खतरनाक हो जाए, अपने फायदा करके किसान का और हमारी मानव जाति का नुकसान करके वह भाग जाएं ये कंपनियां। रमेश जी, आप इनको अगर मेरे आपके बारे प्रोडक्ट में में कोई क्लियरिटी, मैं अपने प्रोडक्ट खुद तैयार करता हूँ, मैं बता सकता हूँ मैं ये चीजें डालता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। वो कोई टेस्टिंग कराए कुछ भी कराए, हमने ये चीजें इसमें डाली, ये प्रोडक्ट हमने यूज किए हैं, ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, वो टेस्टिंग में पता चल जाएगा। जब आप ईमानदारी से काम कर रहे हो और आप ये कह रहे हो ऑर्गेनिक है, भाई साहब, तो उनको पब्लिक के बीच में रिपोर्ट ज्ञान को बांटने में क्या दिक्कत है आपको। टेस्टिंग रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, खत्म बात नहीं। 2-4 दिन में आपको टेस्टिंग रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलो हम देख लेंगे, हम आपके कांटेक्ट नंबर ले लेंगे और हम आपसे रमेश बातें जी से करते मेरे रहेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा, रमेश जी को मेरे कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा। लेकिन हर चीज के, जब उसमें कोई चीज प्रोडक्ट आता है तो उसमें हर चीजें कंटेंट लिखे जाते हैं, भाई ये फायदेमंद चीजें हैं, ये इतनी नुकसानदायक हैं, सारी चीजें। लेकिन कंपनियां क्या होती हैं, उसका जो भी साइड इफेक्ट है उसको आपका एक भी आपका प्रोडक्ट पे किसी पे अनुभव नहीं लिखा होता। आपके आपका नहीं, किसी अनुभव के प्रोडक्ट पे नहीं लिखा होता कि इसके ये हानिकारक भी ये चीजें हैं। अनुभव और ये आपका होना चाहिए क्लियरिटी। इसमें कोई अनुभव, मैं आपका बात मानता हूँ, आपका अनुभव ठीक है, और इसमें कोई हानिकारक चीजें है ही नहीं।
सर जी ऐसा कुछ नहीं होता, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी कुछ भाई ऐसे साहब होते देखिए, हैं मेरा जिनमें मेरा परसेंटेज अनुभव अलग कुछ है, ना कुछ आपका होती अनुभव है। अलग है। मेरा अनुभव अलग है, मेरा आपका अनुभव गलत नहीं है, आप कैसे कह सकते हो? अभी उत्तर कीटनाशक में उत्तराखंड। मैक्सिमम किसान तंबाकू यूज करता है, धतूरा यूज करता है, और उसकी आप थ्योरी उठा के देखो, तंबाकू के ऊपर भी लिखा होता है और कंपनियां प्रचार वो लिखे होते हैं कि भाई सेहत के लिए हानिकारक, और हम उसको कीटनाशक में ऑर्गेनिक में यूज करें तो वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक नहीं होगा, इसमें जबकि वो ऑर्गेनिक कुतर्क, में आते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप कुतर्क ना करें, हम आपको इसके प्रमाण दे देंगे, खत्म बात। ठीक है, चलो मैं आप सदन को कुतर्क वो कुतर्क के टाइम लिए वेस्ट दिन नहीं भर करना अपन चाहता। करते रहेंगे, कुतर्क को मतलब नहीं है। धन्यवाद आदरणीय बिक्की जी, आदरणीय आदरणीय व्यास जी, और हमारे आदरणीय भरत जी, अमित जी। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से श्री पवन कुमार जी को, वो आए और अपना मार्गदर्शन इस योगार कार्यक्रम में प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि, आज की जो चर्चा हुई है उसमें सभी के बात सुनने का मौका मिला, और ऐसे बातचीत से ही हम आगे बढ़ते हैं। हमारा विकास ऐसे ही होता है, बौद्धिक रूप से भी आगे बढ़ते हैं। उसी चीज पर चर्चा करके उसको निश्चित रूप से हम उसका हमें सभी पहलू देखने का सभी को अधिकार भी है, और उस है अधिकार के साथ साथ उस पर नहीं हम नहीं, दो जो चार हमें को काम कैसे। करने की जरूरत है, और उस पर मैं अभी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और बहन ने ऋषिकेश से बहुत अच्छी तरह से अपनी कक्षा ली और बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब यह जो चर्चा अभी हो रही थी कि हम खेत में प्रयोग करें, छोटे से एरिया में किसी भी प्रोडक्ट का उपयोग करें, यह बात भी सही है कि हम खेत में प्रयोग करें। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि एक वैज्ञानिक के रूप में किसान की एक जिज्ञासा होती है, जो जिज्ञासु किसान है, कि वह कोई भी चीज को अपनी तुलनात्मक अध्ययन करे, और दोनों के तुलना करने के बाद दोनों के बीच में जो अंतर है उसको समझने का प्रयास करे। तो जब ये ऐसा करता है तब वो अपने बड़े स्तर पर जाकर के उसको अपनाता है, उस तकनीक को अपनाता है, और उससे जो होने वाली उसकी सारी जोखिम भी है और उसकी सारी विधियों को समझने के पश्चात उसका आगे लाभ ले पाता है। लेकिन जो हमारे सुनील जी ने जो बात बताई है वो भी महत्वपूर्ण है कि हमें उसकी लैब टेस्ट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। तो ये भी जरूरी है कि एक विश्वास बढ़ाने के लिए, अपनी बात पर प्रामाणिकता से कहने के लिए निश्चित रूप से ऐसी भी चीजों की जरूरत होती है कि हम उसको लैब में टेस्ट कराएं, हैवी मेटल्स का टेस्ट कराएं। कोई ऐसी चीज तो नहीं है, तो इसकी भी आवश्यकता होती है। तो अगर हम अपनी लैब में भी टेस्ट करा सकते हैं, तो अगर हमारे पास सैंपल आएगा हम भी इसको टेस्ट करके चेक करके देख लेंगे, और जो भी रिजल्ट है वो आगे दिए जा सकते हैं। तो इस फोरम के माध्यम से हम ऐसा सहयोग कर सकते हैं कि जो चीजें हमारी हो रही हैं उसमें टॉक्सिसिटी तो नहीं है, उसमें किसी और चीज की ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कि हमें दूरगामी रूप में उसका नुकसान हो, और उसकी प्रमाणिकता भी हो जाए कि हम उसको मान लें कि यह पूर्ण रूप से जैविक है। उसमें जो जो अवशेष हैं, जो भी चीजें उससे निकल के आती हैं, जो भी उसके लैब टेस्ट के तरीके हैं, उसके बारे में भी अगर बता दें तो उसको हम डाइजेस्ट करके, सैंपल को डाइजेस्ट करा के अपनी लैब में अलग अलग चीजों की जो तत्व है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके छोटे मोटे ट्रायल्स भी ऐसे किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ट्रायल किसान के घर में ही हो, और जो पूर्व में जो किसान यूज कर रहे हैं उनके वहाँ की भी जो भी उनके लाभ मिल रहे हैं उनके बारे में भी वो जैसा आज बताया है, ऐसे और किसान भी अपने चीजों के बारे में बताते हैं और उसके लाभ के बारे में समझते हैं। यह बहुत जरूरी है जैविक खेती में कि हमारे जब हम खेत में कोई भी नई चीज को डालते हैं तो हमारे जीवाणु, हमारे माइक्रो जो वो है फ्लोरा फौना, जैसे अर्थ फॉर्म्स हैं, उनकी संख्या तो कम नहीं हो रही है। और ये सब चीजें, कुछ चीजें हम ऑब्जर्वेशन से मालूम कर सकते हैं, और कुछ चीजों को हमें जरूर उसकी माइक्रोबियल टेस्टिंग की करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनिक पदार्थ डाला जाता है तो सबसे पहले वहां पर बैक्टीरिया, फंजाई
इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती। तो वो चीजों की टेस्टिंग हम माइक्रोबायोलॉजिकल लैब के माध्यम से देख सकते हैं कि किस चीज की पॉपुलेशन कितने पर जो भी एरिया है उसके आधार पर कितनी उसकी बढ़ी है या कम। तो ऐसा कुछ करते हुए हम अगर समन्वित रूप से प्रयास करते हैं और इसको अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से, लैब के माध्यम से, दोनों चीजों के इंटीग्रेशन करने के बाद हम चीजों को करते हैं तो निश्चित रूप से हमें फायदा होगा और हमारी समझ विकसित होगी और एक साइंटिफिक तरीके से, एक वैज्ञानिक रूप से और मानसिक रूप से भी हम संतुष्ट हो पाएंगे कि हमने जो किया है उसमें हमें पूर्ण रूप से इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, या अगर कोई चीज आ भी रही है तो वो क्या चीज आ रही है। तो इन सब चीजों का विश्लेषण करने के बाद हम अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। और ये लैब टेस्ट और ये दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको यही प्रामाणिकता के आधार पर हम इसको आगे ले जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और कोई भी हम तर्क और कुतर्क की बात भी नहीं है, लेकिन एक वैज्ञानिक रूप से और एक ऑब्जर्वेशन के रूप में दोनों तरह के लिखते हुए इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से सबको लाभ होगा। और हमारा इस योगाहार के जो कार्यक्रम के माध्यम से जो हम चर्चा कर रहे हैं, कुल मिलाकर के हम आहार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे आहार में किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं पहुंचे, किसी भी तरह से उसमें पोल्यूशन नहीं हो, और जो भी चीज हम खाएं वो शुद्ध रूप से खाएं, जिससे कि हमारी शरीर भी और हमारा मन भी दोनों अच्छा रहे, खुश रहे। और इसी से हम इसी चीज की हम कामना कर रहे हैं, न किसी हम प्रोडक्ट को यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, न ही किसी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को जितनी भी तरह की एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके लिए यह मंच खुला है कि सब लोग अपनी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताएं, उसके अनुभव बताएं, और जहां तक के हो सके उसकी वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता को भी प्रस्तुत करेंगे। और इसका उपयोग जो हमारे किसान हैं वो करके वो भी अपने अनुभव बताएं, और इस तरह से हम इस मंच को आगे ले जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि हम इस चीज पर और चर्चा करते हुए इस तरह की जो बातचीतें हैं इसको हमें बिल्कुल प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इस पर जरूर चर्चा करें, अपनी बात कहें, और इस चीज को, इस कदम से अब आगे की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करें। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय जी, आपने जो कहा है कि जो विक्की यादव हरियाणा से और अशोक व्यास जी का जो संवाद हुआ है, निश्चित है कि संवाद जरूरी है और इसमें इस सदन में इस विषय पे आज चर्चा होना चाहिए, क्योंकि जब लैब की बात आती है, कोई जांच की बात आती है, तो हमारे वैज्ञानिक महानुभाव इस सदन में जुड़े हुए हैं। तो इसी क्रम में मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं और सभी इसके बाद में मैं और वैज्ञानिक महानुभावों को भी आमंत्रित करूंगा। मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को महाराष्ट्र से आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस चर्चा के विषय पर अपना सुझाव देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज की कक्षा योग की बहुत अच्छी रही और मुख्य अतिथि ने जो बात कही और उस पर जो चर्चा हो रही है वह सही पैमाने में हमारा योगाहार कार्यक्रम जिंदा दिल हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई। किसानों ने आज जो जागृति, मतलब ये क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो जागृति आई, यह जागृति जिस दिन हर गांव के 10 किसानों में भी आ जाएगी तो पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। इसके बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। अलग अलग कंपनियां आती है, अलग अलग खाद बेचते हैं, दवाइयां बेचती है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं रही थी। लोग मिट्टी भर के और उसमें थोड़ा सा गोबर डाल के ऑर्गेनिक खाद करके बेचते हैं और लोगों को लूट रहे हैं। पानी भर के और थोड़ा सा उसमें 2-3 काढ़े डाल के पत्तियों के उसमें उसको जैविक दवाइयां करके बेच रहे हैं, ये हमने देखा है और कई जगह पे ये लूट हो रही है। ऐसी लूट को रोकने के लिए किसानों को निश्चित रूप से जागरूक होना पड़ेगा। मैं 2-3 बातें कहूंगा कि जो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारे पवन जी ने जो बात कही वही कि जो भी नया प्रोडक्ट या नया खाद होता है, क्योंकि देश में या पूरे दुनिया में ऐसा कानून है कि नया फार्मुलेशन जो होता है उसका टेस्टिंग होना ही चाहिए लैब में, चाहे वो खाद हो
इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, कुछ भी हो, कि उसमें हेवी मेटल्स है नहीं है, उसमें टॉक्सिसिटी है नहीं है, ये दो चार जो पैरामीटर्स है, मापदंड जिसको हम बोलेंगे, ये मापदंडों के बारे में टेस्टिंग होना ही चाहिए। हमारे सीड के बारे में भी ऐसा अपना सबका अनुभव है कि नई सीड भी अगर निकलता है तो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती है कि वहां पे उसके बारे में जानकारी ली जाती है। वैसे ही नए खाद के बारे में, नई दवाइयों के बारे में जानकारी लेबोरेटरी से आनी चाहिए, वो रिपोर्ट हमारे पास होना चाहिए, नंबर एक। दूसरी चीज, ऐसे प्रोडक्ट जब लॉन्च होते हैं तो उसके बारे में पुराने अनुभव क्या है, तो कम से कम एक 10-20 लोगों के नंबर्स, जिन्होंने, जो किसानों ने ऐसे उपयोग किया है इसका 2-4 वर्ष से, ऐसे किसानों के नंबर्स और उनके एड्रेसेस एक प्रोवाइड करने चाहिए, कि जिसमें से हम अगर चाहे तो उसमें से सैंपल करके किसी को भी फोन करेंगे, किसी को भी हम मुलाकात करेंगे, और उसका अनुभव सही पैमाने में 2-3 साल उसने जो प्रयोग किया है, वो प्रयोग करने के बाद में क्या आया, क्या नतीजे क्या है, ये जांचने के, ये पड़ताल करने की हम कोशिश करेंगे। यह दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स, कि डेमोन्स्ट्रेट, जैसे टीसीडी, गवर्नमेंट के टीसीडी फार्म्स होते हैं, ट्रायल कम डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स होते हैं, कि जहां पे डेमो दिए जाते हैं। कई सीड कंपनियां अलग अलग प्रकार के डेमो जैसे देती है, तो वैसे उसी प्रकार के ये डेमो अगर दिए जाते हैं तो उसके माध्यम से भी निश्चित रूप से लोगों को समझता है। और चौथी बात होती है कि उससे जो भी आउटपुट निकलता है, वो आउटपुट के एनालिटिकल ट्रायल्स जिसको हम बोलते हैं, कि उसमें से अगर खाद निकल रहा है, उसमें से खाने की चीजें निकल रही है, अगर फल निकल रहे हैं या कोई दालें निकल रही है, अनाज निकल रहा है, तो उसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। और एक पांचवा तरीका होता है कि क्या इसका सॉइल पे इकोलॉजिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं, क्या सॉइल पे कोई उसका दुष्परिणाम हो रहा है, क्या अंदर के कोई कीटाणु है या जो जीवाणु है वो मर रहे हैं, या इसके माध्यम से, जैसा कि बीटी कॉटन हुआ, कि बीटी कॉटन तो अपने खेत में बढ़ रहा, लेकिन उसने आजू बाजू के किसानों को, जो एक 100 मीटर के इर्द गिर्द में जो थे, उनका क्रॉप खराब कर दिया। तो इसी तरह से, जिसको हम इकोलॉजिकल टेस्टिंग बोलते हैं, पर्यावरणीय जांच पड़ताल बोलते हैं, यह भी होनी चाहिए। और ये 4-5 प्रकार के रिपोर्ट्स लेने के बाद में, देखने के बाद में ही किसानों ने नए प्रोडक्ट्स के बारे में उपयोग करना कि नहीं करना, यह तय करना चाहिए। उसके पहले किसी के बहकावे में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक किसान के, भले मैं वैज्ञानिक हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं किसान हूँ, इसका मुझे गर्व है। मैं किसान हूँ पहले, उसके बाद में मैं प्रोफेसर हूँ, वैज्ञानिक हूँ, और बातें हैं, लेकिन किसानों में ये जागृति आनी चाहिए। और आज मुझे योगाहार के माध्यम से यह जागृति आती हुई दिखी है, मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। और यही जागृति हर गांव तक, यह किसान तक यदि पहुंचे, तो निश्चित रूप से योगाहार के माध्यम से, पतंजलि के माध्यम से, हम किसानों के माध्यम से हम देश में क्रांति लाएंगे, इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। आपने जो कहा है, और हमारे आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है कि योगाहार कार्यक्रम में जन जागृति आई है। जब जो है हम बम्बई से चर्चा व्यास जी करते हैं, तो गुजरात से हमारे अमित जी करते हैं, और वहाँ से हरियाणा से हमारे विक्की यादव जी, और महाराष्ट्र से डॉक्टर किशोर दुबे जी जब यह चर्चा कर रहे हैं। और जब लैब की बात आती है, तो मैं आदरणीय रघुवीर रावत जी हमारे सदन में उपस्थित हैं, वो चाहूंगा कि जैसे हमारे डॉक्टर किशोर दुबे जी ने ये कहा है कि कोई प्रोडक्ट आता है उसकी जांच होना चाहिए, उसके उपयोग के करने वालों का भी कांटेक्ट होना चाहिए, उसका प्रभाव क्या पड़ा है, डेमो के बारे में आपने बताया, सुझाव दिया, और आउटपुट उत्पाद जो उससे निकलता है उसकी भी जांच होना चाहिए, और सॉइल पर क्या परिणाम आता है उस प्रोडक्ट का उपयोग करने का, ये सारे बिंदु होना चाहिए। इस विषय पर चर्चा हो रही है, और आपका भी सुझाव, मार्गदर्शन चाहूंगा आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी। जी जी, नमस्कार, सदन को मेरा प्रणाम। ये नॉर्मली जो भी प्रोडक्ट अगर ब्रांडेड है प्रोडक्ट, जो अगर ब्रांडेड है प्रोडक्ट, कोई अगर ऐसे केवल कुछ प्रोडक्ट बना के और कोई लेबलिंग नहीं है, कोई उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, तो तब तो उसे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। वो क्या है, ये पर अगर वो ब्रांडेड है, उसको रजिस्ट्रेशन किया गया है, उस पे लेबलिंग है, तो उस पे ये भी लिखा जाता है, ये मेरे ख्याल से मैंडेटरी है कि उसमें आपने उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं।
उसके अंदर लिखा जाता है कि इसमें इसके अंदर क्या है। ये मैंडेटरी होता है। जैविक प्रोडक्ट में भी एक उसमें भी ये सब लिखा जाता है कि इसमें अंदर क्या डाला गया है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च करते हैं एज ए ब्रांड, तो उसमें तो आवश्यक है और उसकी टेस्टिंग जैविक में टेस्टिंग है उसकी, क्योंकि अगर आप सर्टिफाइड कर रहे हैं तो तब तो आपको पूरा लिस्ट और पूरा प्रोसेस भी बतानी पड़ती है। अगर आप सर्टिफिकेशन उस प्रोडक्ट का करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आते हैं बाजार में बहुत सारे, तो उसका प्रोसीजर है कि सर्टिफाइंग बॉडी सारी चीज मांगती है, आप किस तरह से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज मिलाते हैं, कितनी मात्रा मिलाते हैं, सब बताना पड़ता है। हाँ, अगर सर्टिफाइड नहीं है तो फिर उसमें एक क्या कहते हैं, उतना बहुत ज्यादा रेगुलेशन नहीं है हमारे जैविक में, विशेषतः इंडिया में, कि आपने बता दिया ये चीजें हैं और आपने एक सैंपल उसको टेस्टिंग के लिए दे दिया, उसमें जो भी निकलता है उसकी टेस्टिंग होती है तो उस हिसाब से। और अगर ऐसा नहीं है तो ये टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अनिल जी ने, विक्की जी ने जो ऐसा कोई भी उठा सकता है कि भाई इस प्रोडक्ट में क्या है, ये किसी ऑथेंटिक लैब से इसकी टेस्टिंग की जानी चाहिए। और टेस्टिंग तो बहुत महंगी नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक प्रोडक्ट इतना बड़ा अगर कोई प्रोडक्ट है, ब्रांडेड है, उसकी सारी टेस्टिंग में मैं खुद क्योंकि सर्टिफिकेशन से रिलेटेड हूँ, तो एक प्रोडक्ट ज़्यादा 10,000 में उसकी टेस्टिंग, और उसमें करीब-करीब 230 से 270 चीज़ें टेस्ट होती हैं, जो टॉक्सिक, जो कि अलाउड नहीं है जैविक में। तो वो सब हेवी मेटल, इंक्लूडिंग हेवी मेटल्स भी, तो उस प्रोडक्ट में क्या है ये पता चल जाता है, और इससे हमारे जो को भी एक समझ रहता है, हाँ भाई, वो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिख सकते हैं कि ये टेस्टेड है, और ये बीआरएल की लैब हैं जो ऑल ओवर जो एपिडा की संस्तुति से जो ऑर्गेनिक लैब हैं, वो इनकी एक लिस्ट है, आप ढूंढेंगे एपिडा में तो ऑर्गेनिक लैब हैं करीब 20-25 के करीब, जिनको अथॉरिटी है कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को टेस्ट करें। तो वो उनके माध्यम से टेस्टिंग करा के इसको क्लियर किया जा सकता है, ताकि किसी को संशय न रहे कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम एज ए पेस्टिसाइड, एज ए इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं। तो ये इन मानकों पे खरा उतरता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर किसी को ज़रूरत है, अगर जहाँ देखो, ऑर्गेनिक में विश्वास भी होता है, और एक आदमी का विश्वास पे विश्वास, अगर किसी को विश्वास नहीं है तो, और इस तरह की बातें उठती हैं, तो ये प्रोसीजर अगर अपनाए कोई भी कंपनी, तो मुझे लगता है फिर आगे क्वेश्चन उठने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो इस इस चीज़ को उठा रहे हैं उनको भी संतोष होगा कि हाँ, ये फलानी लैब से टेस्टेड है, और इसमें शुद्ध रूप से कोई घातक चीज़ें नहीं हैं, जो हमारी खेती, हमारी खेती के जो जीव हैं, या हमारी फसल है, या हम जो आहार पैदा कर रहे हैं खेत में, उसमें कोई कंटामिनेशन हो। तो मेरा यही कहना है। बाकी मैं सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आदरणीय आर.एस. रावत जी। आपने कहा है कि बिना ब्रांड, बिना लेबलिंग, बिना रजिस्ट्रेशन की और उपयोग नहीं करना चाहिए कोई प्रोडक्ट। यह बात सही है। ये सदन में चर्चा चल रही है। वैज्ञानिकों के साथ साथ किसान भाइयों से भी मैं सुझाव लेना चाहता हूँ। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जबलपुर मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं सदन में। मैं चाहूंगा कि आपका क्या सुझाव है, आप भी अपना सुझाव देने का कष्ट करें। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? जी आदरणीय, ओम ओम। मेरा सभी को विद्वत जन जो हमारे उपस्थित हैं सभी को मेरा ओम नमन प्रणाम। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई, और इसमें जो हमारे आदरणीय विक्की जी ने प्रश्न किया
वो वाजिब है, होना चाहिए। हमको जब पता ही नहीं होगा तो हम, अब किसान को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो जब वो खुद का अपना उसको फार्मूलेशन मिलेगा तो खुद का अपना प्रोडक्शन भी कर सकता है, खाद बना सकता है, दवा बना सकता है। जब ये पता नहीं होगा तो फिर वो ही होगा जो हम दूसरी कंपनियों पर आश्रित हैं अभी, वही रहा आएगा। तो इसमें बहुत अच्छा सुझाव रहा हमारे आदरणीय यादव जी का, और मैं व्यास जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो उसमें सहयोग करें और हम लोगों को, किसान भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए इसको ओपन करें, जिससे हम लोग भी इसमें काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अशोक व्यास जी अनम्यूट कर लें, आदरणीय व्यास जी अनम्यूट करें, और आप म्यूट हैं जी, स्वागत है। मैं कुछ अपना निवेदन करना चाहूंगा। जी जी। देखिए, हमारी योजना ऐसी है, मैं पिछले 30 वर्ष से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। पिछले 30 वर्ष से मैंने बहुत सारे ऐसे यौगिक अपने हिसाब से बनवाए हैं, और मेरे जो मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, मेरे मित्र कुछ बना रहे हैं और वो बाहर से बन रहे हैं। अब मैं जो नर्मदापुरम आया हूँ, वह मेरा विशेष प्रयोजन यह है कि वहाँ के किसानों के साथ में सहयोग कर मैं वहाँ पर ही अपना डेरा तंबू डालूंगा। पहले मैंने आदरणीय रमेश जी से भी आग्रह किया था, उन्होंने मुझे बुलाया, हमारी चर्चाएं लगभग 2 महीने से चल रही थी, और मैं उस तहत 4-5 दिन के लिए नर्मदापुरम आया और कुछ क्षेत्र में उधर भ्रमण भी किया। तो मेरी योजना ये है कि वहाँ 1-1 एकड़ के 25 से 30 किसान हो, जो मैं अपने निर्देश अनुसार, मेरे मार्गदर्शन में, मैं वहाँ रहकर ही उस उत्पादन को 25-30 एकड़ का करवाऊंगा, एवं उसका पूरा लैब टेस्ट कराऊंगा कि भाई देखो, आपने ये मेरे कहने पर ये चीज़ तैयार की है और इसका रेसिड्यू फ्री आप कहीं भी किसी भी टेस्ट में करा लें। मैं वहाँ पर एक किसानों का आपस में समूह बनाऊंगा, और समूह बनाने के बाद में उस वेजिटेबल्स का, उस जो भी उत्पादन आएगा, जो मार्केट में उसकी मांग होगी, उसके हिसाब से उसको मुंबई में सामूहिक रूप से मार्केटिंग किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि मेरा कोई प्रयोजन ऐसा नहीं है कि कोई हैवी मेटल डाल दिए। आपकी भी शंकाएं बरोबर कि मेरे जैसे कई लोग आए, लेकिन मेरी सत्यता ये है कि मैं उस बीच में रहकर ही काम करवाने वाला हूँ। यानी किसान कभी भी उस चीज को चेक कर सकता है। किसान उस, अब जो मेरे किसान, कई लोग मेरे संपर्क में आए, वो इतना ज़्यादा केमिकल डाल रहे हैं, इतना ज़्यादा केमिकल डाल रहे हैं कि वो सीमा के पार हो चुका है। अब हमारा कई किसानों से इस बारे में वो भी हुआ कि भाई ऐसा है। मैंने उनको कुछ सैंपल, अभी मैंने कुछ सैंपल भेजे भी हैं अपने, यानी किसानों को, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। देखिए, किसान बहुत एक अपने आप में विद्वान होता है, वो अपने लैब चलाता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, वो 15 दिन में ही खुल जाएगा। और मैं किसी से पैसा लेता नहीं हूँ, अपने सुझाव देता हूँ, अपना मार्गदर्शन देता हूँ, केवल यही काम करता हूँ। अगर किसान को अपने हिसाब से भी कोई प्रोडक्ट लाना हो, मुझको बतावे कि इस तरह से है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो मतलब मैं मार्गदर्शन के अलावा उसके उत्पादन को बेचने का भी, उसको सर्टिफाइड करवा के बेचने का भी मेरा मंतव्य है। मतलब सिर्फ उत्पादन करवा दिया, किसान अपना कहीं भी मंडी में बेचे, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कुछ तारतम्य नहीं है, उसका कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, वैसा नहीं है। यहाँ पर तो बाकायदा उसका, जिस किसान का अगर सर्टिफिकेट भी है तो फिर भी वो लैब से टेस्ट कराया जाएगा, और जिसका किसान का सर्टिफिकेट नहीं है, वह बनवाने के लिए तो टेस्ट कराना ही पड़ेगा। यानी जो मामला है 15-20 दिन, महीने में तो सामने आ जाएगा।
इसलिए कोई छुपाने वाली बात नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद व्यास जी, आपने कहा है कि हम लैब टेस्ट कराएंगे। हम्म, ये हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार में लैब टेस्ट है, और जी। आदरणीय हमारे पवन कुमार जी ने बोला ही है। और जो हम्म, हमारे किसान हैं, जो हमारे पतंजलि फार्मर समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत ये पीजीएस कार्यक्रम के जो किसान हैं, तो हमारे अगर हरिद्वार से लैब टेस्टिंग हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ रहेंगे हाँ, और किसानों के बीच में रहेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। और इससे जो है और प्रामाणिकता बढ़ेगी और मैं अपना प्रचार मैं प्रसार होगा। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी से बात करना चाहता हूँ। बताइए, मैं 4 दिन रहा, मेरा अनुभव क्या रहा, कितने किसानों से मिले हम लोग? जी नहीं। ओम। जी। 4 दिन में हम यहाँ पर लगभग लगभग 25-30 किसानों से हमारी चर्चा हुई है। और जिस तरह से हमारे हरियाणा के भाई विक्की यादव जी ने जो प्रश्न किए, ऐसे प्रश्न यहाँ पर भी बहुत उठे हैं और उन पर भी चर्चा हुई है। अभी ये जो उत्पाद होगा उसका लैब टेस्टिंग होगा, और ये तय हुआ है कि 6 महीने में जो हमारे जो जमीन में दुष्परिणाम आ गए हैं वो 6 महीने में ठीक। इस पर भी बहुत प्रश्न उठे। हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी ने भी ये प्रश्न उठाए थे कि क्या 6 महीने में हमारी जमीन बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो व्यास जी ने यह कहा था कि हाँ, उसमें कुछ तो बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगी, ये उन्होंने कहा है, और उसकी जांच भी कराएंगे। तो इस तरह से लोगों ने उनसे बात करके उनके उनके हमने उनके खेत में जा करके उनके सामने ही जमीन को हाथ से उधर के देखा, सूंघ के देखा, डंडी गड़ा करके देखा। जो उनकी एक विधि है उस विधि से उन्होंने कहा इस जमीन में ये सब स्थिति है, और फिर हम इसको जो है ठीक करेंगे। और ये बात जो है हमारे जो पहले से काम कर रहे किसान भाई है उनको ये बात समझ में आई, और फिर उन्होंने सहमति दी है। वर्तमान में बहुत ज्यादा केमिकल का उपयोग तो पहले से कर ही रहे हैं, रासायनिक खाद भी डाल रहे हैं, कीटनाशक भी डाल रहे हैं, उत्पादन भी दे रहे हैं। और जब उनकी चर्चा हुई, जो व्यास जी बता रहे हैं कि वो हम तो इस संबंध में जब पहली बार सुना तो हम तो हक्के बक्के रह गए कि भाई 400 से 500 कुंटल टमाटर और भटे एक एकड़ में पैदा होंगे, लगभग 200-250 कुंटल मिर्ची पैदा होगी। तो ये तो हमने सोचा भी नहीं था। पर हमने जब जो किसान काम कर रहे हैं उनसे पूछा क्या भाई ये संभव है, तो उन्होंने कहा हाँ ये संभव है। टमाटर कर रहे हैं, टमाटर वालों से पूछा, और जो मिर्ची कर रहे हैं वो मिर्ची वालों से पूछा। दोनों किसानों ने सहमति दी कि हाँ ये संभव है, और उनकी फिर चर्चा कराई। तो इस बात में फिर हमने आपसे संपर्क कर आपको नर्मदापुरम बुलाया, प्रत्येक किसान के खेत पर पहुंचे, उनसे चर्चा की, और बाद में निश्चित रूप से, क्योंकि जब हम जैविक में किसी चीज को बेचेंगे तो उसका प्रमाण तो हमें लेना ही होगा। जैसे हम लोगों के पास अभी पीजीएस सर्टिफिकेशन के पहले साल के जो सर्टिफिकेट है वो हमारे पास है। इसके बाद जो हमारी उपज होगी उसका भी जो है लैब टेस्ट करा करके ये लोगों के पास पहुंचाएंगे। क्योंकि जब भी हम उपभोक्ता के पास पहुंचेंगे तो उपभोक्ता भी यही प्रश्न करेंगे कि भाई बहुत सारे लोग आते हैं कि ये जैविक है, जैविक है, जैविक है, तो इसकी जांच क्या है। तो हमें यदि उपभोक्ता का भी विश्वास, जैसे किसान अविश्वास कर रहे हैं, उसी तरह से उपभोक्ता भी अविश्वास करेंगे, तो फिर उनको भी तो संतुष्ट करना होगा। तो निश्चित रूप से दोनों तरह से जैविक का परीक्षण कराना होगा, और कराकर ही हम किसी का विश्वास जीत सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये अभी हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं। अभी लगभग 15 किसान जैव मिर्ची उगाने को तैयार हुए हैं। कुछ किसान जो है अभी एक एक एकड़ में इस प्रयोग करने को भी तैयार हो रहे हैं। तो अगले 6 महीने में निश्चित रूप से इसके परिणाम जो है आप सब लोगों के सामने होंगे। ओम। धन्यवाद। मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आपने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हम
6 महीने के पहले हम जब इस अपना फसल शुरू करेंगे तो हम पहले सॉइल टेस्टिंग कराएंगे, और सॉइल टेस्टिंग कराने के बाद 6 महीने बाद सॉइल टेस्टिंग कराएंगे तो उसका परिणाम सामने आ जाएगा, और जो उत्पाद होगा उसका भी हम टेस्टिंग कराएंगे कि वो जैविक है, पूर्ण अजैविक है, क्या है। ये बहुत अच्छा चूंकि काम है। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को, वो आए और वो भी अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज का चर्चा बहुत अच्छा रहा। बस इसमें मैं इतना ही जोड़ूंगा कि कोई भी प्रोडक्ट हो, जब वो मार्केट में आता है तो किसान जो देखते हैं वो 2-3 चीजें उनको देखते हैं। एक तो देखते हैं कि कौन किस कंपनी की है। कोई बहुत ब्रांडेड कंपनी है जिनके ऊपर उनका बहुत दिनों से विश्वास है, आंख मूंद करके उस कंपनी का माल लेकर के अपने खेतों में डाल लेते हैं। ये शुरू से परंपरा रही है। मैं अपने जीवन का करीब 10 साल टाटा केमिकल्स में दिया है, और मैं अपना टाटा केमिकल्स का अनुभव बताऊं कि कहीं भी किसानों का जो भी केमिकल का ही प्रोडक्ट टाटा का होता है, अब तो खैर टाटा जो फर्टिलाइजर की कंपनी थी उसने बेच दिया, लेकिन उसमें किसी भी किसान को कहीं कोई लेकिन बट वाली बात नहीं होता था कि इनका ये प्रोडक्ट जो है खराब है, या ये प्रोडक्ट में हमको शंका है, या इस तरह की कोई बात है। कारण क्या था कि हम लोगों ने जाकर के कंपनियों में देखा है जहां ये सब चीजें बनती हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर यूरिया बन रहा है या कोई फर्टिलाइजर बन रहा है तो हर 1-1 घंटे पर उसका सैंपल लैब में जाता है। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी सैंपल हर एक उसमें जाता है। मैं वहां भी हरिद्वार में भी अपने ऑफिस में रहा हूं, वहां भी जो भी प्रोडक्ट बनता है दिन में 3 बार चेक होता है। कंपनियों से एक बार सुबह आएगा, एक बार फिर 4 घंटे के बाद आएगा, फिर शाम को आएगा। 3 बार प्रतिदिन वो हर प्रोडक्ट के सैंपल आते हैं, और उस सैंपल चेक होते हैं कि जो हमने सैंपल जो फर्टिलाइजर हम बना रहे हैं वो जो उसमें लिखा जा रहा है वो इसमें पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। अगर पाया जाता है तो ठीक है, अगर नहीं पाया जाता है तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। क्या कमियां हैं, कहाँ क्या दिक्कतें हुई, उसको तुरंत तत्काल ठीक किया जाता है। क्योंकि केमिकल की व्यवस्था कुछ अलग है, वहां पे ऐसे सिस्टम है कि वो बिल्कुल उसमें प्लस माइनस नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि लोगों का विश्वास जो है शुरू से ही केमिकल की तरफ रहा। जैविक में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि आप देखते होंगे कि शुरुआत में जैसे कि वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था हुआ, सरकारों ने उस पर सब्सिडी देना शुरू किया, और यहां तक कि सरकार कुछ लोगों से ले करके और बेचना शुरू किया। मैंने पैसा खरीदना शुरू किया और फिर किसानों को फ्री में देना शुरू किया। मैं बहुत ऐसे फर्म को जानता हूं कि जो लोग बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट उनके वहां बिल्कुल जीरो है, और वो ट्रकों के ट्रक वर्मी कंपोस्ट बना करके और पैकिंग करा करके और ट्रकों से भेज दिया करते हैं। जो हमारे जैविक में अव्यवस्था बनी वो इसीलिए बनी, लोगों का विश्वास थोड़ा सा उठा, लोग शुरुआत किए, तब तक किसी ने थोड़ा सा उसमें अपना योगदान दे दिया, और वो योगदान इस तरह से दे दिया कि वो माइनस में चला गया, उनका वो चीजें ठीक नहीं था, इसलिए फिर उनका विश्वास हटा, फिर वो केमिकल में गए। कई लोगों ने प्रयास किया, फिर अब धीरे धीरे हमारी व्यवस्थाएं आ रही हैं। अशोक जी काफी प्रयास कर रहे हैं, यही व्यवस्था है, ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। अशोक जी की बात काफी दिनों से चर्चा में है। और जो सबसे बड़ा किसान का व्यवस्था है वो है आप अपने खेतों में उसका ट्रायल करें, डेमो करें, उसकी व्यवस्था बनाए में देखें, और फिर आगे चल करके उसका जांच होगा। जैसा कि वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आगे होता रहेगा। लेकिन जो भी हमारे किसान भाई हैं
उनसे ज्यादातर निवेदन यह है कि वो अपने प्रोडक्ट को बनावे, देखें, जैसा कि जैविक में व्यवस्था है कि अपने खुद आप बना लेते हैं, या अगर आपको खरीदना है तो जो भी रेपुटेटेड कंपनियां हैं जिनके ऊपर आपका विश्वास है उनसे ही खरीदें और खरीद के अपने खेतों में डालें। बस यही व्यवस्था मैं बता रहा हूं और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। थोड़ा सा मैं ये जरूर कहूंगा कि किसान भाइयों को एक और बातें हैं, क्योंकि काफी अनुभव मेरा है कंपनी में रहने का, मार्केटिंग का भी, रिसर्च का भी। तो एक चीज जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति आपका कोई बाहर से आवे, अपनी बात को कहे, तो निश्चित रूप से उनकी बात को आप समझिए, आप परीक्षण करिए कि हाँ जो बात वो कह रहे हैं वो किस उद्देश्य से कह रहे हैं, केवल अपनी प्रोडक्ट को बेचने के उद्देश्य से तो नहीं कह रहे हैं। और अगर आपकी बात थोड़ा समझ में आता है तो निश्चित रूप से आप उसका ट्रायल जरूर करिए, आप डेमो जरूर करिए, और बहुत ज्यादा एरिया मत करिए। अगर कोई आता है कहता है कि ये मैं आपको थोड़े दिन में मालेमाल कर दूंगा और इतना प्रोडक्शन दे देगा, ये प्रोडक्ट आप डाल दीजिए, आप उसकी बात को न मानिए। आधा एकड़, 1 एकड़, लेकिन ये जरूर है कि अगर वो कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। ये आप कैसे पता करेंगे कि हाँ ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो इसको आपको आधा एकड़ में, 1 एकड़ में आपको ट्रायल करना बहुत जरूरी है। आप उनकी बातों पर विश्वास करके उस काम को करिए, आप खुद एक ही क्रॉप में आपका अनुभव हो जाएगा कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट कैसा था और किस तरह से है। और अगर मान लीजिए उसमें आपका नुकसान भी होता है, अगर पैदावार नहीं भी आता है उनके कहने के हिसाब से, तो आपका नुकसान भी ज्यादा नहीं होगा, आप उतना कर ले जाएंगे। लेकिन अगर किसी के बात को मान करके आपने बहुत लार्ज एरिया में एक ही प्रोडक्ट को आपने काफी एरिया में डाल दिया, 20 एकड़ आपके पास खेती है, 20 एकड़ में कर दिया, हो सकता है कि उसका दुष्परिणाम आ जाए, हो सकता है कि उसका कोई बेनिफिट ना हो, तो इस तरह से आपका नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी आवे, आप बात को मानिए और आधा एकड़, 1 एकड़ में अपने जो है ट्रायल को करिए, फिर अपना अनुभव लीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फिर उसको अपने जीवन में बढ़ाते जाइए जितना आप बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि हमें किसान भाइयों को कैसा सावधानी बरतना चाहिए और करना अवश्य चाहिए। और जैसा कि व्यास जी भी 1 एकड़ में ही करवा रहे हैं कि कम से कम हर किसान 1-1 एकड़ में पहले करके देखे। बहुत अच्छी बात। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी को, वो आए और वो भी अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी ओम नमस्कार। मुझे बस एक चीज कहनी है कि अगर जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर जैविक भारत का लोगो है, अगर किसी कंपनी का है, तो उसको आप निश्चित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो NABL द्वारा एक्रेडिट जो भी लैब है उसके द्वारा उसको प्रमाणित, उसके सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके द्वारा टेस्टिंग की जाती है। तो उसमें किसी भी तरह की शंका करने की आवश्यकता नहीं है अगर उसमें जैविक भारत ऑर्गेनिक इंडिया लोगो है तो क्योंकि जैसे रावत जी ने भी कहा कि उसमें जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी डिटेल देना बहुत जरूरी होता है। बिना डिटेल के उसका सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता। तो उसकी जो है जो भी कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी कंपनी उस प्रोडक्ट बनाती है तो सबसे पहले उसमें इंग्रेडिएंट्स आप देखिएगा कि इवन अगर बिस्किट का पैकेट भी आप देखेंगे तो बिस्किट के पैकेट में भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। उसमें क्या है कि एक जैसे कई बार कुछ ट्रेड सीक्रेट होता है, लेकिन वो उसके लिए भी नंबर दिया जाता है, नंबर, और नंबर का भी डिटेल जो है वो उसको बताना पड़ता है, भले ही उसमें ना लिखा जाए वो, लेकिन नंबर, उसके लिए नंबरिंग होती है।
और वो आपने कई प्रोडक्ट में देखा होगा कि नंबर लिखा रहता है, तो उसमें प्रोडक्ट का डिटेल नहीं होता लेकिन उसका नंबर होता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई भी प्रोडक्ट NABL लेबोरेटरी के द्वारा अप्रूव्ड है या फिर एपिडा के द्वारा अप्रूव्ड है, तो उस या फिर उसके अलावा जो है उसमें जैविक ऑर्गेनिक इंडिया वाला लोगो है या जैविक भारत वाला लोगो है, तो उसमें किसी तरह का शंका करने की आवश्यकता नहीं। तो और ये भी जरूरी है कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग है ना, टेस्टिंग बहुत सस्ती नहीं होती, टेस्टिंग बहुत महंगी होती है और हर कोई किसान टेस्टिंग नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है प्रोडक्ट अगर टेस्टेड है और प्रोडक्ट में उसमें लोगो लगा हुआ है तो फिर उसको उसमें कोई संशय की आवश्यकता नहीं। मेरा बस यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना सुझाव दिया कि ऑर्गेनिक इंडिया का लेवल अगर वो लगा है तो उस पर कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है और हमें निश्चित है अपना प्रोडक्ट का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। आदरणीय रवि आदित्य जी सदन में उपस्थित हैं, उनका भी मैं सुझाव चाहूंगा कि वो भी अपना सुझाव रखें। रवि आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। बहुत ही सार्थक और बहुत ही अच्छी डिस्कशन आज की हम लोग के लिए रही और जैसे कि शुरू से परिचर्चा में ये शामिल था, शुरू से जब से इस कक्षा की शुरुआत से जो संवाद वाले कार्यक्रम में, तो ये हम लोग के लिए सभी किसानों के साथ साथ सभी के लिए बहुत ही सार्थक रही। जैसे कि अभी एक जो डिस्कशन में जो ब्रांडिंग और साथ साथ में ब्रांडिंग के अलावा जो एक लोगों की बात है कि कैसे किसान की विश्वसनीयता आएगी, तो दो चीजें हैं जैसे कि अभी विनोद भट्ट सर भी कह रहे थे, रावत जी भी कह रहे थे, पवन सर ने भी कहा। तो एक चीजें जो आती है कि एक किसी भी उत्पाद के लिए तो सबसे पहले कोई भी उत्पाद में, जैसे कि रावत सर अभी विनोद भट्ट सर ने NABL की चर्चा की, तो एक मानक पे ट्रस्ट करना किसान के लिए जरूरी है कि वो किस मापदंड के साथ में आ रहा है। दूसरी चीज आती है कि अगर कोई बड़ी ब्रांड की कंपनी है, कंपनी के एक बड़े ब्रांड के रूप में अगर उसको डाला जा रहा है तो कंपनी की एक रिसर्च सिस्टम होती है तो वो उस मेथोडोलॉजी को, उस फंक्शनिंग को वो फॉलो करता है। और ये चीज बिल्कुल सही है कि किसान के लिए बहुत उतना अंदर जा करके जानना समझना, लेकिन कुछ बेसिक जो तत्व हैं जिसमें कि जो भारत सरकार की संस्था NABL पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, ये लोगो अगर वहाँ पे लगा हुआ है या फिर एपिडा है या फिर वहाँ पे ऑर्गेनिक इंडिया से संबंधित लोगो है, तो हम लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नॉन कंपनी है, जैसे अगर हम मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा विप्रो के ऊपर में। अगर आप विप्रो ब्रांड को देखें, विप्रो आज हम लोग IT सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी के रूप में देखते हैं, लेकिन विप्रो जब अपने आप को स्टार्ट की थी तो वहां पे विप्रो कॉस्मेटिक डिवीजन से स्टार्ट की थी, संतूर सोप वगैरह विप्रो से थी। तो बहुत सारे ऐसे चीजें थी कि उसने उसको वहां से शुरू किया। और जब अजीम प्रेम जी के हाथ में ये चीजें उनके फादर के बाद आई थी तो उन्होंने इस चीज को देखा कि भारत के लिए एक मॉड्यूल बना IT हब के रूप में, और उन्होंने विप्रो को वहां पे चेंज किया। तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये था कि एक तत्व जो प्रयोग होते हैं जिसको एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं ब्रांडिंग में, तो ब्रांडिंग में एक चीजें क्या आती है ना कि वो एक डिस्क्रिप्शन भी आता है। अगर हम लोग एक जैविक उत्पाद की बात कर रहे हैं, किसी फार्मर से संबंधित किसी भी प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात हो, जो फिजिकल इक्विपमेंट में आप ट्रैक्टर्स वगैरह को देखें, या एक जो फर्टिलाइजर संबंधी चीज है, तो वहाँ पे एक जो एलिमेंट्स वहाँ पे होता है तो उसका एक अवेयरनेस कैंपेन होती है। और उस अवेयरनेस कैंपेन में जहाँ पे किसानों के साथ साथ में संबंधित डीलर्स के साथ संबंधित किसान जो पंचायत स्थिति में है, वहाँ पे उन लोगों को एक अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ में उस सारे तत्वों को, जो जितने एलिमेंट्स होते हैं, उसकी भी संक्षेप में एक मैसेज के रूप में, एक लोगो के रूप में, उसके पर्पस के रूप में कि क्या चीजें के साथ में और किस प्रकार ये आपको आकर्षित करता है। क्योंकि वो पूरा चीज जो ब्रांड कहते हैं ना, वो सारा उसके साथ में वहां पे जुड़ा होता है, मैंने उस के साथ में कि वो हमारे उस उत्पाद को कैसे और आकर्षित बनाए और किसानों को खींचे। अब यहाँ पे किसानों के लिए क्या है कि सबसे पहले वो रिसर्च कर लेना, वो देखने की कोशिश करना कि क्या ये वाकई सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित है या ऐसे ही बना है।
क्योंकि कभी कभार पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ में जो उसकी क्वालिटी है वो गुणवत्ता चेक करने के लिए अब हम लोग वो गुणवत्ता वाकई नहीं चेक कर सकते हैं अगर हर प्रोडक्ट के साथ में, लेकिन हम लोग कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर आप देखें तो हम लोग एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं किसी उत्पाद की कि वो उसकी वैलिडिटी कब तक है। मेडिसिन हो या कंज्यूमर डिवीजन में हो, जो हमारे फूड एलिमेंट्स हैं जो हम लोग खाते हैं, उस सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से किसान अपनी चीजों को कि क्या हमारे भारत सरकार से NABL से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, एपिडा से है कि नहीं, या वैसे संबंधित रिसोर्सेज से जो हमारे लिए कारगर है। क्योंकि एक चीज है, बहुत सारे एग्जांपल्स में अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री को देखें तो जिस वक्त में ये कृषि बिल के पहले की एक चर्चा आई थी, रिलायंस इस चीज में प्लानिंग कर रही थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को करेगी, और ये सारी चीजें तो शुरुआत में धूमिल हुई बाद में जाकर के, लेकिन उनकी जो प्लानिंग आई थी कि एक जो कस्टमर बेस था, अगर आप इस चीज को गौर करें तो कैसे एक बड़ी कंपनी की प्लानिंग जो ब्रांड पे होती है, जो हम लोग अभी इस पे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उस पर हम लोग ट्रस्ट करें, तो उनकी रिसर्च बहुत लंबी चली जाती है। जो भुवनेश्वर जी ने भी कहा कि रिसर्च विंग उनका बहुत बड़ा होता है। अगर तुरंत वो बाई बैक करते प्रोडक्ट को कि रिटर्न अपने पास मंगवा लेते हैं कि अगर किसी में भी कोई कंप्लेन आया, आप लोग कभी कभी सुनते होंगे मारुति में बहुत सारी गाड़ियों को कभी कभार वापस लिया या टोयोटा ने वापस लिया, तो ये बड़ी कंपनी गुडविल जेस्चर पे काम करती है कि हमारा अपना विश्वास जो है, वो गुणवत्ता जो है वो बनी रहे। और इस बनाने के लिए जो उनकी जो कस्टमर बेस होती है, जो कहते हैं ना टारगेट कस्टमर अपने बनाते हैं कि कंज्यूमर हमारा कौन है। यहाँ पे कृषि उत्पाद में हमारा कंज्यूमर एक किसान है या फिर उसके साथ साथ इनडायरेक्ट सेल करने वाला वो व्यापारी है, तो वो दोनों के साथ में उसको क्या चीज अट्रैक्ट करता है। यानी यहाँ पर फिर वही बात आती है कि उसका विजन क्या है, उसके मैसेज क्या है, उसका पर्पस क्या है। यानी पर्पस आप लोगों के माध्यम से वो दे रहा है, और उसका विजन है किसानों के पास तक पहुंचना, अधिक व्यापक रूप से पहुंचना। वहां पे उसके लिए सबसे बड़ा जो उसका एलिमेंट है, जो तत्व है, वो है उसके जो सर्टिफाइड जो रूप में NABL या उस तरह की संस्थाओं से द्वारा जो है वो उसको बहुत ही हाईलाइटेड करता है। तो किसानों के लिए बस कुछ यही बेसिक चीजें हैं जो ध्यान में रखना और उसी को अपने में प्रयोग में लाना। क्योंकि एक आध बार लाने पे इसे बोलचाल की भाषाओं के रूप में प्रयोग में आ जाता है, जो हम लोग चर्चा में 2-4 बार अगर आप पूछ लें कि इससे ये प्रमाणित है या नहीं है, या फिर ये इसकी कब तक की वैलिडिटी है, कब तक इसको हम प्रयोग में कर सकते हैं, बस इस प्रकार से हम लोग इसको अपने में ला सकते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी। मैं चाहूँगा, उसमें हमारे अशोक व्यास जी कुछ और कहना चाहते हूँ, तो जी मेहरा जी कुछ कहना चाहते हैं? जी ओम, शरद भाई यदि उपस्थित होंगे तो वो भी अपने अनुभव और जो चर्चा हुई है उसके संबंध में बता सकते हैं। आदरणीय सदन में कोई भी भाई अपनी बात रख सकता है अनम्यूट करके, क्योंकि जो सदन में चर्चा हो रही है, जिन भाइयों ने सुना इस विषय पर अपना अगर कोई सुझाव हो, कोई बात हो तो रख सकते हैं। अंत में फिर हम जो है व्यास जी को सुनेंगे। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की जो चर्चा और डिबेट रही वो काफी उपयोगी थी, और जो मुनीलाल सर जी और पवन सर का जो उद्देश्य है वो भी इसी माध्यम से पूरा होता है। अगर किसी चर्चा में डिबेट ना हो तो उसका तो झलकता है। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे सिखाया है कि दान इतना दो कि नुकसान ना हो। अगर चला जाए पैसा तो अपने मन को बुरा न लगे, वो उसको इतना आपको नाम तो आपको बुरा ऐसी जमीन में है। अगर थोड़ा सा शरद भैया इधर उधर हो जाइए। शरद भैया सैलेज के जो वहाँ पैकिंग वो डले हैं, थोड़ा सा उधर खिसक जाइए। नेटवर्क जी सर आया सर अब? जी आया। हेलो जी सर मेरा ये कहना था, मेरे पूज्य पिताजी ने बताया है कि इतना ही दान देना चाहिए जितना अगर वापस ना मिले तो बुरा ना लगे। ऐसे ही जमीन के अंदर है, अगर आप 1/4 एकड़ जमीन में प्रैक्टिकल करते हैं और कोई अच्छी चीज निकलती है तो करना चाहिए प्रैक्टिकल।
लेकिन विश्वसनीयता जो है दवा की, और वो आजकल बड़ी बड़ी दवाओं में भी पूरा लिखा रहता क्लियर, इसमें ये इतना है हर चीज के बारे में, तो वो भी सत्य है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं सर 1 एकड़ में प्रैक्टिकल उसको करके देखेंगे, जमीन कितनी सुधरती है, उत्पादन कितना होता है। वो करने के बाद फिर सदन को बताएंगे कितना फायदा, क्या नुकसान, क्या हुआ। जी ओम। मैं यहाँ पर अपनी सदन से ये बात प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मैं जिन जिन किसानों को मिला हूं, उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुति की। जैसे मैंने उनको बताया कि इतना उत्पादन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, यूं हो जाएगा, तो लोग बाग 5-5, 10-10 एकड़ जमीन देने के लिए प्रस्तुत हुए। लेकिन मैंने और रमेश जी ने आग्रह किया, नहीं, आप केवल 1 एकड़ ही दीजिए और उसके अंदर संतुष्टि। अब मानिए कि मैं बुरा आदमी हूं, मैं कोई चीटिंग कर रहा हूं, तो 15 एकड़ में क्या उसके साथ में चीटिंग कर लूंगा, 1-1 एकड़ में क्या चीटिंग कर लूंगा। मेरा ये उद्देश्य ही नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि सबको सामूहिक रूप से खेती करवाकर एक प्रैक्टिकल रूप में, दवाई बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है। कोई दवाई बेच के चले जाते हैं, लेकिन मैं तो अपने समूह के बीच में ही रहने वाला हूँ। मैंने उन सबसे वायदा किया है कि मैं यहाँ पर ही रहूंगा। इस तरह से मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य केवल कोई अपनी प्रोडक्ट बेचना नहीं है। ये प्रोडक्ट मैंने मेरे अनुभवों से बनाई है। इसके लिए इसका आप सबको लाभ मिले, ये मेरा व्यवस्था रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद व्यास जी। आप मिले। हमारे गणेश गौर साहब भी टगरिया से उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी अपना अनुभव बताएं। आदरणीय व्यास जी आपसे मिले, भेंट की, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। सभी को प्रणाम। मैं आप सभी को बता दूं कि अनुभव तो करने से होता है। कोई भी काम जब तक हम करेंगे नहीं, जब तक उसका अनुभव हमारे सामने नहीं आएगा, तो और हानि और लाभ दोनों चीज इंक्लूड रहती हैं कोई भी काम करने में, और वो चीजें निकल कर जब आती हैं जब हम कोई काम करते हैं। तो मैंने व्यास जी को अपनी सहमति दे दी है कि मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, और जो भी चीजें हैं वो कम समय में जितनी क्लियर हुई हैं वो ठीक है, किंतु जब तक हम काम करेंगे नहीं, जब तक कुछ चीज हासिल हो नहीं सकती। इसलिए व्यास जी का जो अनुभव है, उन्होंने जो अपने जीवन में इस विषय पर जो काम किया है वो बहुत अकल्पनीय है। मैं उनके जो काम करने के तरीके का है उसके अंदर जाना चाहता था, क्योंकि उसके कुछ क्राइटेरिया हैं और उनकी कुछ सीमाएं हैं। तो मेरी बहुत सारे विषय पर चर्चा भी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं। और कोई भी व्यक्ति जब साथ काम करते हैं तो चीजें निकल के आती हैं। जब कोई काम करेंगे ही नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। काम करने से ही उसका बेनिफिट हमें पता चलता है। तो अच्छी बात है कि व्यास जी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं और इतनी दूर से हमारे लिए नर्मदापुरम में निवास करने के लिए तैयार हैं। मैं उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद चाहता हूं, और सदन को भी कोटि कोटि धन्यवाद चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे आयोजन आप करा रहे हैं। धन्यवाद आप। धन्यवाद। धन्यवाद। गणेश जी। धन्यवाद गणेश गौर साहब। आप बिल्कुल जो आपने बात कही है सही बात है कि हम करेंगे तो निश्चित है उसका हमें परिणाम मिलेगा, उसका अनुभव होगा, और करके ही हम उसका रिजल्ट दे पाएंगे। गुजरात से आदरणीय बावला जाट जी इस सदन में उपस्थित हैं। जो हमारी सदन में चर्चा चल रही है कुछ सुन भी ली होगी कि उसमें आपका क्या सुझाव है, आदरणीय बावला जाट जी। ओम राम राम सभी साथियों को। और मैं गुजरात से नहीं, हरियाणा से हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट सॉरी सर, भिवानी जी जी। काशी।
और व्यास जी का गए दिन पहले भी चर्चा सुनी थी और आज भी इस बारे चर्चा हुई है, पर प्रैक्टिकली मेरे को ये मालूम नहीं चल पाया कि उन्होंने कौन सा बैक्टीरिया कैसे किस तरीके से डेवलप किया है। एक बार मैं चाहूंगा या तो व्यास जी का नंबर मेरे को मिल जाए या फिर मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, व्यास जी एक बार संपर्क कर लें। एक बार देखो, कोई भी चीज है, बिल्कुल सही बताया कि भाई 15 एकड़ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं, 1 एकड़ से या थोड़े पद्धर पे आप ट्रायल करके देखिए। तो इस बात के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद बोलूंगा सर जी का कि इन्होंने एक पैसा कमाने की मुहिम की बजाय एक उस चीज को आगे बढ़ाने की मुहिम की है। जी बावला जी, मेरा नंबर आप लिख लीजिए 98। एक मिनट सर, एक मिनट। जी हाँ सर, 98 9867 67 37 37 31 31 53 53। अशोक व्यास, मुंबई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर आप कभी भी फोन कर सकते हैं मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जी ये चीजें अगर हम आपस में एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा साझा करेंगे ना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और खेती किसानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो खेती किसानी जो है वो हर रोज गिरावट में आ रही है। इतने रासायनिक, इतने पेस्टिसाइड और ये इतने खर्चे, तो उनसे बचने के लिए जो ना यही तरीका है कि हम आपस में थोड़े थोड़े अपने अनुभव शेयर करते रहे, अपना अपना कोई भी सिस्टम अगर हम बना रहे तो उसको सभी को बताएं और करवाएं, तो उससे हमारे को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और इस सदन से हमारे को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं इस पूरे सदन को भी तहे दिल से बड़ा बड़ा धन्यवाद बोलूंगा कि ऐसे ही किसानों को आगे बढ़ाते रहिए, आपस में एक दूसरे को जोड़ के और चलाते रहिए, तभी हमारा किसान जो है वो आगे बढ़ सकेगा। सभी साथियों का धन्यवाद जी। ओम। धन्यवाद आदरणीय बाबूलाल मैं जाट यहाँ जी, पर राम राम। पवन जी, मैं वहां पर अपनी एक बात करना चाहता था कि जो खर्च आज केमिकल में हो रहा है या अन्य किसी भी में हो रहा है, उससे चौथा ही खर्च है। आप गणेश जी से भी पूछ लीजिए, शरद जी से भी पूछ लीजिए, मैंने अपने कुछ फॉर्मुलेशन बनाए हैं, उनके जो खर्च है वो एकदम, मतलब आप जो करते हैं उससे बहुत कम है, बहुत कम है। जी बहुत अच्छा व्यास जी, आप, मैंने पहले ही शुरू में ही बोला था कि आप किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं बहुत ही प्रशंसनीय है। और जो हमारे आज विक्की यादव जी ने संवाद छेड़ा है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का संवाद अगर नहीं छेड़ेगा तो उसका क्लियरिटी नहीं होगी। अगर आप विषय आता है तभी उस पर चर्चा होती है। मैं चाहूँगा कि सदन में इस प्रकार का संवाद जरूर छेड़ा जाए, जरूर मुद्दा उठाया जाए, ताकि हमारे किसान भाइयों के मन में जो होती है, कुछ कह नहीं पाते हैं लेकिन उनकी शंका का समाधान हो जाता है। आज इस योगाहार कार्यक्रम के इस चर्चा में निश्चित है क्लैरिटी आई है और उद्देश्य की भी पूर्ति हुई है। सदन को पुनः प्रणाम करते हुए मैं नीलकंठ सावले जी को महाराष्ट्र से आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और आज की इस योगाहार कार्यक्रम को विराम की ओर ले जाएं। ओम। मुन्नीलाल भाई जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज के जो योग कक्षा हुई, स्वाति बहन जी ने उत्तराखंड से जो योग की कक्षा ली वो बहुत ही अच्छी हुई। और हमारे आदरणीय गुजरात से जो हमारे मुख्य अतिथि और मुंबई से हमारे आदरणीय व्यास जी, बहुत ही अच्छा तरीके से मार्गदर्शन मिला, क्योंकि जब तक उसमें प्रश्न न होंगे तब तक ये चर्चा पूरी नहीं हो सकती। और उसमें संशोधन वाली भी बात अच्छी हुई, जैसे कि ये अपना जैविक का कुछ अपन स्प्रे करते हैं तब उसमें चींटी आती है, पंछी आती है, और केमिकल का जब स्प्रे करते हैं तब वो पंछी दूर भागते हैं उस खेत से। तो ऐसे भी कुछ कुछ उसमें अपने क्या बोलते हैं अपन उसका संशोधन वहाँ पर अपने खेत में भी हो सकता है। ये जैविक है कि है। आजकल आयुर्वेदिक के नाम पर दवाई में भी बहुत ठगी लगी है। वो चूर्ण मिलता है, चूर्ण में कुछ ऐसे पैरासीटामोल हो या जल्दी आराम देने वाले नुस्खे पाए जाए हैं।
और बहुत कंपनियां आती है, सिर्फ किसान उस पर भरोसा करके फंसते हैं। इसलिए आज के सदन में जो चर्चा हुई बहुत ही महत्वपूर्ण हुई, ऐसा चर्चा होना चाहिए। और उसमें जो हमारे व्यास भाई जी ने भी बहुत अच्छा तरीके से भरोसा दिया है, और हमारे आदरणीय पवन सर ने और सभी संशोधक लोगों ने जो इस पर ये दिया, मार्गदर्शन दिया, उस बहुत काम में आया। और दुबे सर ने कहा कि किसान जागरूक हो रहा है, ये बहुत अच्छी पहल है आज के किसानों की इसमें। तो मुझे बहुत आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, और आज के योग शिक्षक और आज के मुख्य अतिथि के लिए आभार, धन्यवाद। और हमारे आदरणीय राजेश्री कुशवाहा जी बहन, और आदरणीय अशोक व्यास जी, आदरणीय हरियाणा से बावला जाट जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भानुदास देशमुख जी, आदरणीय डॉक्टर भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय अमित बोरसानिया जी, आदरणीय डॉक्टर दुबे सर जी, आदरणीय गणेश गौर जी, आदरणीय गंगाधर चौहान जी, आदरणीय कृष्ण कुमार महंतो जी, आदरणीय पवन मिश्रा जी, आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय रवि आदित्य सर जी, आदरणीय सागर रावड़े जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय सुनील यादव जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट सर जी, और योगाहार ARC से जुड़े और अभी तक जो कार्यक्रम से लेफ्ट हुए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आज का दिन सबके लिए मंगल हो। योगाहार के लिए बढ़ाने के लिए हर दिन एक एक आदमी के और बढ़ाने